ईयर 1971 ये वो दौर था जब 60 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 170 करोड़ रुपए के बराबर होती थी। इमेजिन करिए कि इस वैल्यू के अमाउंट को क्या उस दौर में सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए बैंक से निकलवाया जा सकता है, जिसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई विड्रॉल रिसिप्ट इन्वॉल्व नहीं है। क्या तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस वैल्यू के अमाउंट को अपने छोटे बेटे संजय गांधी के लिए बैंक से निकलवाया था? दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दफन ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिलता, और उन्हीं में से एक है दी नागरवाला स्कैम, जो आज तक हमारे देश की संसद में गूंज रहा है। In 1971 तो नागरवाला 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके। दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए हमने 250 पन्नों से भी ज्यादा की रिसर्च करी है, 7 से भी ज्यादा किताबों को खंगाला है और लगभग 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगाया है, ताकि आप तक हम वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें जो अभी तक इंटरनेट पर भी आसानी से अवेलेबल नहीं है। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि क्या इस केस में सच में जस्टिस हुआ है। आइए जानते हैं दोस्तों कि क्या हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है 24 मई 1971 से, जब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लोकेटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ कैशियर वीपी मल्होत्रा आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने उनके क्लाइंट मथुरा दास थे, जिनसे वो बात कर रहे थे। तभी अचानक 11:45 पर उन्हें एक कॉल रिसीव होती है उनके डायरेक्ट टेलीफोन नंबर 45468 पर। ये जो घंटी थी, अंदाजा भी नहीं था बीवी मल्होत्रा को कि ये उनके जिंदगी की एक खतरे की घंटी बनकर आई है, जिससे उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। बीबी मल्होत्रा आराम से इस कॉल को पिक करते हैं और पूछते हैं कि कौन बोल रहा है। सामने वाला शख्स कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी पीएन हस्कर आपसे बात करना चाहते हैं। बीबी मल्होत्रा थोड़ा सावधान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी उनसे बात कराइए। पीएन हस्कर की आवाज उन्हें अगले टाइम पे सुनाई देती है और वो शख्स कहता है कि मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट काम पर असाइन कर रहा हूं। इसके पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पर सिर्फ आप अकेले हों, आपके आसपास कोई और नहीं होना चाहिए। मल्होत्रा अपने सामने बैठे अपने क्लाइंट मथुरा दास को बाहर जाने के लिए कहते हैं, जो मथुरा दास को भी काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो काफी दिनों से मल्होत्रा को जानते थे। अचानक से मथुरा दास बाहर चले जाते हैं और फिर वीपी मल्होत्रा पीएन हस्कर को बताते हैं कि मैं अब अपने केबिन में बिल्कुल अकेला बैठा हूं, बताइए क्या ऑर्डर है। पीएन हस्कर की आवाज वाला शख्स मल्होत्रा से कहता है कि आपको एक बहुत ही टॉप सीक्रेट काम से 60 लाख रुपए बैंक से निकलवाने हैं और हम तक पहुंचाना है। मल्होत्रा यहां पर सावधानी से पूछते हैं कि ये पैसा मैं आपको कैसे दिलवा सकता हूं, चेक से या फिर विड्रॉल रिसिप्ट से। पीएन हस्कर की आवाज वाला शख्स फिर से कहता है कि ये काम इतना अर्जेंट है कि चेक और विड्रॉल रिसिप्ट बाद में दी जा सकती है। इस पर मल्होत्रा बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। पीएन हस्कर की आवाज वाला शख्स कहता है कि ये काम बहुत ही सीक्रेट और अर्जेंट इंपॉर्टेंस का है, इसीलिए इसकी आगे की डिटेल्स आपको खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बताएंगी। अगली आवाज 5 सेकंड के पॉज के बाद मल्होत्रा जिसकी सुनते हैं वो होती है देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की आवाज में मल्होत्रा से कहा जाता है कि मैं देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बात कर रही हूं और आपको बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट काम से 60 लाख रुपए निकलवाने हैं और पास ही में लोकेटेड फ्री चर्च पर मौजूद एक शख्स को यह पैसा देना है, जिसे आपको एक कोड वर्ड में पूछना है कि आप किस देश का बाबूजी। वो आपको रिप्लाई करेगा मैं बांग्लादेश का बाबूजी। आपको फिर से कंफर्म करना है ये बोलते हुए आई एम बार एट लॉ, जिससे आप दोनों एक दूसरे की पहचान कर लेंगे और आप समझ जाएंगे कि उस शख्स को आपको पैसे देने हैं। ये पैसा देने के बाद आपको सीधे प्रधानमंत्री आवास आना है, जहां पर मैं आपको विड्रॉल रिसिप्ट दे दूंगी। इतना कहकर कॉल कट जाता है और काफी देर तक मल्होत्रा अपनी चेयर पर ही बैठे रह जाते हैं। मल्होत्रा बहुत सारी बातें अपने दिमाग में सोच रहे थे। उन्हें याद आता है कि किस तरह से पार्टीशन के दौर में उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था और कितनी सारी मुसीबतें उस दौर में उन्होंने फेस करी थी। उनके मन में ये ख्याल भी आता है कि आज उनके पास मौका है अपने देश के लिए कुछ करने का। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह ध्यान देने की जरूरत है, मल्होत्रा किसी चीज को क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। मल्होत्रा ना किसी से कह रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि एक तो उनको कहा गया है कि बहुत ही सीक्रेट काम है और साथ ही में वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं।
क्या उस दौर में बैंक कैशियर्स के पास प्रधानमंत्री और उनके सेक्रेटरी का कॉल आना आसान बात होती थी? क्या ऐसा होता रहता था? इसका एक हिंट हमें मिलता है इतिहास में, ईयर 1969 में, जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो चुका होता है। ईयर 1969 के बाद कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है कि वो किसी को भी कर्जा दिलवा सकते थे, किसी का भी कर्जा माफ करवा सकते थे। क्या उस दौर में टेलीफोन बैंकिंग होती थी जहां पर प्रधानमंत्री के लेवल पर भी कॉल करके पैसे निकलवाए जाते थे? ये भी सोचने वाली बात है। मल्होत्रा अपने आप को पूरी तरह से नेशनलिस्टिक भावनाओं से सराबोर कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें एक बड़े सीक्रेट काम के लिए असाइन किया गया है। और इतने में ही मल्होत्रा अपने केबिन से बाहर आते हैं और सीधे जाते हैं अपने असाइंड डिप्टी कैशियर राम प्रकाश बत्रा के पास। मल्होत्रा बत्रा से पूछते हैं कि आपके पास 100 के कितने बंडल हैं? बत्रा बताते हैं कि करीब 1.9 लाख रुपीस तो होंगे ही, जिस पर मल्होत्रा अर्जेंसी जताते हुए कहते हैं कि ये बहुत कम है, जाओ जल्दी से स्ट्रांग रूम से और कैश लेकर आओ। बत्रा सीधे जाते हैं हुकमत राय खन्ना के पास, जो कि कैश इंचार्ज थे। जैसे ही खन्ना को ये सारी बातों का पता चलता है, खन्ना आते हैं मल्होत्रा के पास और पूछते हैं कि आखिरकार इतना सारा कैश क्यों चाहिए, जिस पर मल्होत्रा रिपीटेडली एक ही जवाब देते हैं कि ये कैश बहुत ही जरूरी काम से किसी को दिया जाना है, जिसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। जैसे ही मैं ये कैश देकर आ चुका हूंगा, आपको सारी बात बता दूंगा। खन्ना बार बार इंसिस्ट करते हैं, मल्होत्रा से पूछते हैं कि आखिरकार किस पार्टी के लिए इतना सारा पैसा जा रहा है, लेकिन मल्होत्रा उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों लोग जाकर स्ट्रांग रूम से कैश कलेक्ट करते हैं और 60 लाख रुपए एक ट्रंक में इकट्ठा हो जाते हैं। अब इतने सारे कैश को बैंक से फ्रीचर्ज ले जाना आसान काम नहीं था, इसीलिए मल्होत्रा को बैंक की तरफ से एक कार भी असाइन होती है, जिसका नाम है DLK 760। इस कार का नंबर याद रखिए, आगे चलकर पुलिस इसे सीज करने वाली है। इस कार को ले जाने के लिए मल्होत्रा को एक ड्राइवर भी दिया जाता है, जिसका नाम था ड्राइवर कुमार, लेकिन कुमार को मल्होत्रा अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए कुमार की मदद से उन्होंने ट्रंक को गाड़ी में तो रखवा लिया, लेकिन कुमार के हाथ से ही गाड़ी की चाबी छीनकर वो सीधे फ्रीचर्ज की तरफ चले जाते हैं। आधे रास्ते में ही मल्होत्रा को अपने काम की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो आधे रास्ते से वापस आते हैं। बत्रा से कहते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे काम का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। उसके बाद मल्होत्रा सीधे फ्रीचर्ज की तरफ जाते हैं। फ्रीचर्ज की तरफ पहुंचकर वो गाड़ी से उतरते हैं, तभी एक अनजान शख्स, जो कि बहुत ही लंबा होता है, गोरा होता है, जिसने एक ऑलिव ग्रीन कलर की हैट पहनी होती है, वो मल्होत्रा को अप्रोच करता है। मल्होत्रा उससे कोड वर्ड में पूछते हैं कि आप किस देश का बाबूजी? वो कहता है मैं बांग्लादेश का बाबूजी, और मल्होत्रा अपनी तरफ से रिप्लाई करते हुए कहते हैं आई एम बार एट लॉ। यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि यही वो शख्स है जिन्हें उन्हें पैसा देना है। उस शख्स को मल्होत्रा अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन गाड़ी उस वक्त स्टार्ट नहीं होती है। इसीलिए मल्होत्रा उस शख्स से पूछते हैं कि क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? वो शख्स कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, और मल्होत्रा उतरकर गाड़ी को धक्का लगाने लग जाते हैं। वो शख्स स्टीयरिंग पर बैठा रहता है। गाड़ी स्टार्ट होती है और दोनों लोग गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में ही वो शख्स मल्होत्रा से कहता है कि उसे पालम एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि वहां से उसे एयरफोर्स का एक विमान मिलेगा जो उसे सीधे बांग्लादेश पहुंचाएगा। मल्होत्रा कहते हैं कि मैं आपको पालम एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा, लेकिन वो शख्स मना करता है और पंचशील मार्ग पर ही उतर जाता है, जो कि आधी दूरी पर होता है। वो शख्स कहता है कि मुझे समय लग जाएगा, इसलिए मैं यहां से टैक्सी में जाऊंगा, आप अब सीधे PM आवास जाइए। हालांकि मल्होत्रा उस शख्स की मदद करते हैं ट्रंक को गाड़ी से उतरवाने में और उसे टैक्सी में रखवाने में। फिर मल्होत्रा वहां से सीधे PM आवास चले जाते हैं, जहां पर उन्हें सूरज बलराम मिलते हैं। सूरज बलराम प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर तैनात एक पुलिस ऑफिसर थे और वो मल्होत्रा को पहले से ही जानते थे। मल्होत्रा को आता देख सूरज बलराम अपनी तरफ से कहते हैं कि यहाँ कैसे आना हुआ। मल्होत्रा उन्हें देखकर कहते हैं कि मुझे खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक जरूरी काम से बुलाया है। सूरज बलराम उन्हें बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो घर पर नहीं है। यहाँ पर मल्होत्रा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे नहीं, उन्होंने और उनके सेक्रेटरी ने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। जिस पर सूरज बलराम भी सीरियस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ना तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ है और ना ही उनके सेक्रेटरी PN हस्कर। अब मल्होत्रा को काफी टेंशन में देख सूरज बलराम बताते हैं कि वो दोनों पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 से आपको मिल सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जहां पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनके पर्सनल्स को जाने की ही इजाजत है। इस पर मल्होत्रा ऐसा ही करते हैं और वो जल्दी से सीधे पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 पर पहुंच जाते हैं। पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 पर पहुंचते ही मल्होत्रा PM और उनके सेक्रेटरी के बारे में इंक्वायर करने लगते हैं।
हालांकि वहां पर किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि मल्होत्रा वहां पर क्यों आए हैं, और वो उन्हें सीधे बताते हैं कि पीएम अभी व्यस्त हैं। एक बार उन्हें बताया जाता है कि पीएम अभी लंच कर रही हैं, जिस पर मल्होत्रा परेशान होते हुए वापस से पीएम आवास पर चले जाते हैं। वहां से उन्हें पता चलता है कि पीएम और उनके सेक्रेटरी तो यहाँ पर आए ही नहीं, इसीलिए वो वापस से पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 पर पहुंचते हैं। वो काफी परेशान थे, सिक्योरिटी पर्सनल्स उन्हें नोटिस कर रहे थे। उनके मन में ये ख्याल आ रहे थे कि कहां तो मुझे 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर से मिलना था और अब 1 बज चुका था, किसी का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। वो काफी परेशान थे। ऐसे में ही एनके सेशन, जो कि पीएम के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो मुलाकात करते हैं मल्होत्रा से। उनसे सीधे सीधे मल्होत्रा सारी बातें बता देते हैं। एनके सेशन काफी सीरियस टोन में ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी पीएन हस्कर को बताते हैं। पीएन हस्कर आराम से बाहर आते हैं और वो मल्होत्रा को एक पेशेंट हियरिंग देते हैं। पीएन हस्कर मल्होत्रा को काफी देर तक सुनते रहते हैं और सुनने के बाद वो उनसे ये शब्द कहते हैं कि मेरे ख्याल से आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लोकेटेड पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए, आपके साथ स्कैम हुआ है। मल्होत्रा इस बात को सोचकर काफी स्तब्ध रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ये कैसे हो गया। यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर को ये बातें बताई जाती हैं तो वो भी कहती हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉड केस लगता है जो नया नया एग्जीक्यूट हुआ है। मल्होत्रा के अगले शब्द इतने ही होते हैं कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे साथ धोखा हुआ है। दोस्तों, अब इस पूरे इंसिडेंट से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या उस जमाने में 1971 के दौर में किसी चीफ कैशियर के पास इतनी ताकत थी कि वो उस वक्त के 60 लाख रुपए, जो आज की वैल्यू में 170 करोड़ के बराबर होते हैं, बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलैटरल किसी को भी दिलवा सकते थे? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही में मल्होत्रा को इन बातों का भी जवाब देना था कि आखिरकार सिर्फ नेशनलिस्टिक भावनाओं के तहत वो इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा भी वो शख्स कौन था जिसने मल्होत्रा से पैसे लिए? यहाँ पर यह बात भी मेंशन की गई है कि उस शख्स ने मल्होत्रा को अपना नाम अजीज बताया था। लेकिन मल्होत्रा के पास अभी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। इसीलिए इस पूरे केस की तहकीकात की जिम्मेदारी यंग ब्राइट असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीके कश्यप के हाथ में जाती है। डीके कश्यप को मल्होत्रा को इंटरोगेट करने के लिए कहा जाता है और डीके कश्यप अब मल्होत्रा से सवाल जवाब करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मल्होत्रा से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उस अनजान शख्स के बारे में उन्हें क्या बातें याद हैं। मल्होत्रा बताते हैं कि मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने उसे एक टैक्सी में बैठाला था। उस टैक्सी का ड्राइवर एक सरदार था और उस टैक्सी का नंबर भी मल्होत्रा को याद है। वो नंबर था DLT 1622। अब डीके कश्यप और उनकी टीम के पास जिम्मेदारी थी DLT 1622 टैक्सी के ड्राइवर का पता करने की। काफी मेहनत करने के बाद टैक्सी के ड्राइवर का नाम बलबीर नाम से पता चलता है। उस टैक्सी ड्राइवर को लेकर आया जाता है, उससे इन्वेस्टिगेशन होती है। ड्राइवर बताता है कि उसने उस अनजान शख्स को डिफेंस कॉलोनी के पास उतारा था, लेकिन वहां से फिर वो कहां गया उन्हें अंदाजा नहीं है। पुलिस कहती है कि आपको जोर देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या लगता है कि वो शख्स कहां गया होगा। फिर बलबीर उन्हें बताता है कि मुझे तो उसके बारे में नहीं पता, लेकिन पास ही में एक पंक्चर्ड फिएट गाड़ी गुजर रही थी जिसके ड्राइवर को मैंने टोका भी था कि उसका टायर पंक्चर है। वो वहां पर थोड़ी देर ठहरा था। उस ड्राइवर से अगर हम बातचीत करें तो शायद पता चल सकता है कि वो जो शख्स था जो वहां से उतरा था वो कहां गया होगा। और अब पुलिस उस पंक्चर्ड फिएट गाड़ी की तलाश करने लग जाती है। पुलिस तेजी से अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाती है और उस ड्राइवर के बारे में भी पता चल जाता है जो वो फिएट गाड़ी चला रहा था। उसका नाम रहता है ध्यान सिंह। ध्यान सिंह पुलिस को बताता है कि वो शख्स वहां से एक दूसरी टैक्सी में बैठा है। उस टैक्सी के बारे में भी पुलिस पता करती है और उस टैक्सी के ड्राइवर का नाम ओम प्रकाश नाम से ही पता चलता है। ओम प्रकाश के बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स होने वाला है जो इस पूरे केस में एक की विटनेस के तौर पे निकलने वाला है, क्योंकि इस शख्स को उस अनजान शख्स के बारे में काफी कुछ पता है। पुलिस अब ओम प्रकाश को पकड़ती है और उन्हें इंटरोगेट करती है। ओम प्रकाश से हर एक मिनट की जानकारी ली जाती है। ओम प्रकाश पुलिस को बताते हैं कि हाँ, मैंने उस शख्स को डिफेंस कॉलोनी के पास से पिक किया था। उसके पास एक हैवी ट्रंक था जिसके लिए मैंने उससे कहा कि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, जिसके लिए वो शख्स राजी भी हो गया। उस शख्स को वो गाड़ी में बिठाते हैं और राजेंद्र नगर की तरफ चल देते हैं। वो शख्स रास्ते में ही उन्हें एंगेज करता है और उनसे बातचीत करके पूछता है कि आप महीने का कितना कमा लेते होंगे। ओम प्रकाश उसे बताते हैं कि मैं महीने का 400-500 रुपया कमा लेता हूं, जिस पर वो शख्स टोकता है और कहता है कि बहुत से ऐसे ड्राइवर हैं जो एक दिन में ही 400-500 रुपया कमा लेते हैं। ओम प्रकाश अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहते हैं कि वो लोग कोई गलत काम करते होंगे जिसके तहत वो इतना पैसा कमा पाते हैं। यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिरकार ओम प्रकाश किस तरह के गलत कामों की उस दौर में बात कर रहा था।
किस तरह से टैक्सी ड्राइवर्स उस दौर में इतना पैसा एक दिन में कमा पाते थे जब 400-500 रुपए की काफी कीमत होती थी। ऐसे ही बातें करते करते वो अनजान शख्स ओम प्रकाश से आर ब्लॉक की तरफ चलने के लिए कहता है। ओम प्रकाश आर ब्लॉक की तरफ जाता है जहां पर एक डिसोलेटेड एरिया होता है जहां वो शख्स उतरने के लिए कहता है। वो शख्स अपने ट्रंक को वहीं रखता है और वो उतरकर पास के बंगले में जाता है जहां से वो किसी को आवाज देता है। वो शख्स इंग्लिश में जवाब देता है। दोनों की कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में होने की वजह से ओम प्रकाश को कुछ भी समझ नहीं आता है। थोड़ी देर बाद वो अनजान शख्स कुछ रेक्सीन बैग्स, लगभग 2 के करीब रेक्सीन बैग्स के साथ वापस आता है और गाड़ी में बैठकर ओम प्रकाश से किसी अनजान जगह सुनसान एरिया में रोकने के लिए कहता है। ओम प्रकाश उसके कहे के मुताबिक एक सुनसान इलाके में गाड़ी को रोकता है और वो शख्स अब ओम प्रकाश को कुछ बड़ा बताने वाला था। वो शख्स ओम प्रकाश से कहता है कि मैं तुम्हें अब जो बताने वाला हूं ये बहुत ही सीक्रेट है जिसके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है। वो शख्स ओम प्रकाश से कहता है कि गाड़ी में जो ट्रंक रखा है उसके अंदर कुल मिलाकर 60 लाख रुपए हैं। जिसको सुनते ही ओम प्रकाश हैरान रह जाता है और उससे पसीने छूट जाते हैं। ओम प्रकाश कांपने लगता है और कहता है कि तुम जरूर कोई बड़े आदमी होगे। यहाँ पर इन बातों पर भी गौर करने की जरूरत है। क्या उस दौर में बड़े लोगों का गाड़ी में 50-60 लाख रुपया लेकर घूमना आसान बात होती थी? क्योंकि यहाँ पर ओम प्रकाश उस शख्स को एड्रेस कर रहे हैं किसी बड़े आदमी के तौर पे। ये बातें भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही में वो शख्स गाड़ी से उतरता है, ट्रंक से रेक्सीन में पैसे भरता है, अपनी ऑलिव कलर की जो हैट होती है, अपना गाउन होता है और वो जो खाली ट्रंक होता है वहां पर झाड़ियों में ही फेंक कर ओम प्रकाश से कहता है कि आगे कनॉट प्लेस की तरफ ले चलो। ओम प्रकाश उस शख्स को कनॉट प्लेस पर उतार देता है जहां पर वो शख्स ओम प्रकाश को 5 100 के नोट देने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट था, जैसे कि ओम प्रकाश ने बताया था कि मैं महीने में ही इतना अमाउंट कमा पाता हूं, लेकिन वो शख्स जो पैसे दे रहा था ओम प्रकाश उसे नहीं लेता है। वो शख्स वो पैसे सीट पर ही फेंक कर चला जाता है जिस पर ओम प्रकाश वहां से गुजर जाता है। अब डीके कश्यप और उनकी टीम के पास एक और बड़ा एविडेंस लग जाता है उस बंगले के बारे में जहां पर वो अनजान शख्स उतर कर रेक्सीन बैग्स लेकर आता है। ओम प्रकाश की मदद से पुलिस उस बंगले तक पहुंचती है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है। उस बंगले के मालिक थे होमी सी गोटला जो कि एक पारसी परिवार से थे। होमी सी गोटला से पुलिस पूछती है कि वो अनजान शख्स कौन था जिसे आपने रेक्सीन बैग्स दिए थे। होमी सी गोटला बताते हैं कि उसे रेक्सीन बैग्स देने वाली मेरी वाइफ थी और वो अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि रुस्तम शुराब जी नागरवाला था। होमी सी गोटला काफी परेशानी में पुलिस से पूछते हैं कि आखिर वो नागरवाला की तलाश क्यों कर रहे हैं। पुलिस होमी सी गोटला को बताती है कि नागरवाला ने एक बड़ा क्राइम कमिट किया है जिसके तहत वो नागरवाला की तलाश कर रहे हैं। और पुलिस होमी सी गोटला से नागरवाला का एड्रेस भी पूछती है जिस पर वो बताते हैं कि वो अंजुमन पारसी धर्मशाला के कमरा नंबर 3 में रहता है। और अब पुलिस बिना किसी देरी के होमी सी गोटला के घर के पास सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वालों को छोड़कर अंजुमन पारसी धर्मशाला की तरफ निकल जाती है। अब दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट में भी ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे थे। सबसे बड़े सवालों के घेरे में जो शख्स था वो था ड्राइवर ओम प्रकाश का स्टेटमेंट। ड्राइवर ओम प्रकाश ने पुलिस को बहुत सारी बातें बताई थी। यहाँ पर ड्राइवर ओम प्रकाश ने यह भी बताया था कि जब वो डर रहे थे उन 60 लाख रुपयों के बारे में जानकर, तब उस शख्स ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। इंस्टेड ये जो पैसा है ये बांग्लादेश फंड का है जो उसे सही जगह पर पहुंचाना है। इसी के अलावा ड्राइवर ओम प्रकाश ने उस शख्स के पास एक रिवॉल्वर भी देखी जो कि कवर के अंदर थी। और इस पूरे इंसिडेंट होने के बावजूद भी ड्राइवर ओम प्रकाश ने पहले अपनी तरफ से पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ पर पुलिस थी जिसने ओम प्रकाश को अप्रोच किया था, तब जाकर ये बातें पता चली थी। आखिरकार ओम प्रकाश ने ऐसा क्यों नहीं किया? यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और उससे भी ज्यादा जो बड़ा सवाल था वो ये था कि इन सबके बीच रुस्तम नागरवाला क्या कर रहा था। दोस्तों 2:40 हुए थे। नागरवाला मरीना टैक्सी सर्विस के पास आता है, पास ही के होटल में चेक इन करता है, वहां पर अपने बैग को रखता है और फिर वो मरीना टैक्सी सर्विस के अंदर आता है। मरीना टैक्सी सर्विस से नागरवाला का रिश्ता काफी पुराना था। इस बिजनेस की शुरुआत 1950 के दशक में राजेंद्र सिंह ने करी थी जो नागरवाला के आर्मी के दिनों के दोस्त थे। जी हाँ दोस्तों, नागरवाला आर्मी से बिलोंग करता था और उस दिनों में उन्होंने राजेंद्र सिंह के बिजनेस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। इसके तहत नागरवाला इस बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे काम कर रहा था जिससे उसे मंथली 500 रुपए के करीब की अर्निंग होती थी। इस बिजनेस को स्वर्गीय राजेंद्र सिंह का बड़ा बेटा मोहिंदर सिंह रन कर रहा था
और टैक्सी सर्विस के अंदर आते ही नागरवाला मोहिंदर की इंक्वायरी करता है। वो पूछता है कि मोहिंदर कहाँ है। हालांकि मोहिंदर उस वक्त वहां पर नहीं था, तब उसका छोटा भाई हरभजन वहां मौजूद था। हरभजन से नागरवाला बातचीत करता है। इसी बीच में मोहिंदर वहां आ जाता है। नागरवाला मोहिंदर से कहता है कि मुझे नैनीताल के लिए अर्जेंट एक गाड़ी चाहिए, जो कि एक एयर कंडीशन गाड़ी होनी चाहिए। मोहिंदर हैरानी भरी नजरों से नागरवाला की तरफ देखता है और कहता है कि भाई ऐसे पीक आवर्स में टैक्सी कहां मिलेगी। नागरवाला मोहिंदर से कहता है, अच्छा थोड़े टाइम के लिए मुझे अपनी ही गाड़ी दे दो, तब तक मैं कोई जुगाड़ बैठाता हूं। यहां पर नागरवाला ने मोहिंदर को ऑलरेडी बताया हुआ था कि फॉरेन टूरिस्ट हैं जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, इसलिए मुझे टैक्सी की जरूरत है। मोहिंदर भी ये बात सोचता है कि नागरवाला के काफी कनेक्शंस हैं, वो कुछ ना कुछ करके टैक्सी का जुगाड़ कर लेगा। यहाँ पर उसे ये भी पता रहता है कि नागरवाला टूरिस्ट गाइड का काम करता है, जिसके तहत वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही में नागरवाला ये भी कहता है कि आसपास कोई लेदर सूटकेस मिल जाएगा क्या, जिस पर मोहिंदर का छोटा भाई हरभजन कहता है कि पास ही में इंपीरियल लेदर वर्क नाम की एक दुकान है, जहां पर आपको सूटकेस मिल जाएगा। मोहिंदर इस पूरे डिस्कशन के बाद अपनी पर्सनल गाड़ी, अपने पर्सनल ड्राइवर को नागरवाला के साथ भेजता है। नागरवाला इंपीरियल लेदर वर्क से एक सूटकेस खरीदता है। फिर बाद में उस सूटकेस के साथ वो अपने होटल से जाकर उस बैग को भी लेकर आता है, जिसके अंदर पैसे रखे थे। परमजीत जो कि ड्राइवर था, वो गाड़ी में बैग रखते हुए नागरवाला से पूछता है कि ये काफी भारी है, इसमें ईंट रखी है क्या। नागरवाला जवाब देता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मुझे एक जगह पहुंचानी है। उस बैग को गाड़ी में रखवाने के बाद नागरवाला सीधे अंजुमन पारसी धर्मशाला जाता है। वो अपने कमरा नंबर 3 की तरफ जाता है अपने बैग को लेकर। वहां से वो सूटकेस के अंदर सारा पैसा भरता है और फिर वापस परमजीत के पास आकर अपने कुछ दोस्तों के घर जाता है। यहाँ पर शुरुआत में वो कोशिश करता है उन दोस्तों के घर में वो बैग रखवा दे, लेकिन शुरुआती दौर में लोग मना कर देते हैं। फिर बाद में आखिर में कैप्टन नासिर जो कि नागरवाला के पुराने दोस्त थे, वो बैग रखवाने से अप्रूव कर देते हैं और कहते हैं कि आप अपना बैग यहाँ पर रख सकते हैं। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि उस बैग के अंदर आखिरकार था क्या। यहाँ पर जितने भी दोस्त हैं नागरवाला के, वो नागरवाला को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और वो जानते हैं कि नागरवाला को कार्ड खेलने का, हॉर्स राइडिंग का और साथ ही में पैसे उधार मांगने का काफी शौक है। और कैप्टन नासिर के ऊपर भी नागरवाला का काफी उधार था, जिसमें से कुछ पैसे नागरवाला कैप्टन नासिर को देकर आता है। और जब इस पूरी घटना के बाद नागरवाला कैप्टन नासिर के घर में अपने बैग को रखवा देता है, उसके बाद वो परमजीत को 10 रुपया देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। उसके बाद सीधे अब सीन कट होता है नागरवाला के धर्मशाला की तरफ, जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने गई थी। यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने जाती है और उन्हें मिलते हैं पारसी धर्मशाला के केयर टेकर मिस्टर बागली, जो बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट करते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को। लेकिन जब प्रेशर बहुत ऊपर से पड़ता है, तब मिस्टर बागली उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और डीके कश्यप और उनकी टीम नागरवाला के कमरा नंबर 3 को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चली जाती है। नागरवाला उस कमरे में अकेले नहीं रहता था, उसके साथ एक और पार्टनर था जो उस वक्त उस कमरे में मौजूद नहीं था। और उसके कमरे की तहकीकात करने के बाद पुलिस को बहुत सारी इंफॉर्मेशन हाथ लगती है, जिसमें नागरवाला का पर्सनल बायोडेटा भी था और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, जिससे पता चलता था कि नागरवाला कोई आम शख्स नहीं था। दोस्तों, नागरवाला के रूम से डीके कश्यप और उनकी टीम को बहुत सारे जरूरी दस्तावेज हाथ लगते हैं, जिससे नागरवाला के बारे में काफी कुछ खुलासा होता है। सबसे पहले जो बड़ी चीज हाथ लगती है वो था नागरवाला का बायोडेटा, जिससे पता चलता है कि नागरवाला कैसा दिखता था, उसका रंग कैसा था। उसकी कुछ तस्वीरें भी उनके हाथ में लगती हैं। साथ ही में पता चलता है कि नागरवाला को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, जापानीज भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है। इन तरह के करीब करीब 6 भाषाओं का ज्ञान नागरवाला को था, जिससे पता चलता है कि वो काफी पढ़ा लिखा इंसान था। साथ ही में उसकी फॉरेन ट्रिप्स के बारे में भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वो जापान में जाकर ऑलरेडी एक जॉब के लिए इंटरव्यू दे चुका है, जिसके लिए उसे रिजेक्शन भी मिल चुका है। यूएस कल्चरल सेंटर के साथ उसकी नजदीकी कैसी है, इसके बारे में भी पता चलता है। इसके साथ ये भी पता चलता है कि उसका इंडियन आर्मी में करियर कैसा था। साथ ही में वियतनाम वॉर में उसका पार्टिसिपेशन किस तरह से था। इन सारी बातों की जानकारी डीके कश्यप और उनकी टीम के हाथ में लगती है, जो नागरवाला को काफी अच्छे से जानने के लिए काफी था। अब जब डीके कश्यप और उनकी टीम को इतनी सारी जानकारी हाथ में लग गई थी, तो उन्होंने ये फैसला किया कि कुछ सादे कपड़ों में पुलिस वालों के साथ ड्राइवर ओम प्रकाश को उस धर्मशाला में ही छोड़ा जाएगा। इन केस नागरवाला वहां पर आता है तो उसकी जानकारी वो डायरेक्ट पुलिस को बताएंगे और पुलिस के बाकी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि दिन भर से उन्होंने कोई भी अदर काम नहीं किया था, वो काफी थक चुके थे। और होता भी ऐसे ही है। उनके जाने के बाद रात को 8 बजे धर्मशाला के अंदर एंट्री होती है रुस्तम नागरवाला की।
नागरवाला जब गेट पर आता है तो उसका हुलिया काफी अजीबोगरीब था। उसके हाथ में गंदगी लगी थी, साथ ही में उसने अपने हाथ में एक स्कूटर का टायर पकड़ा हुआ था। वो उस टायर को लेकर सीधे अपने कमरा नंबर 3 की तरफ जाता है, जिसमें कोई उसे नोटिस नहीं कर पाता है। जैसे ही वो कमरा नंबर 3 पर पहुंचता है तो ये देखा जाता है कि नागरवाला अपना कमरा देखकर पूरी तरह से आग बबूला हो गया था। और अब नागरवाला जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे कमरे की ये हालत किसने की, जिसके चलते नागरवाला सीधे जाता है उस पूरे धर्मशाला के केयरटेकर मिस्टर बागली की तरफ। मिस्टर बागली के रूम पर जाते ही लोगों को यह अंदाजा हो जाता है कि नागरवाला आ चुका था। इसी ही के साथ लोगों ने यह भी देखा कि नागरवाला का जो हुलिया है ये काफी बदल चुका है। उसने अपना हेयर कट करवाया था और उसके बालों में डाई भी लगी हुई थी, जो पहले कभी ज्यादा नहीं देखा जाता था। नागरवाला मिस्टर बागली से मिलता है और उनसे तेज तेज कहता है कि मेरे कमरे की ये हालत किसने की है, आपको क्या राइट था जो मेरे कमरे को इस तरह से तहस नहस किया गया है। मिस्टर बागली नागरवाला को समझाने की कोशिश करते हैं और इतने में ही सारे पुलिस ऑफिशियल्स नागरवाला को पकड़ लेते हैं। जब उसके साथ ये हाथापाई हो रही होती है तो नागरवाला पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है, और उसी बीच में उसे बताया जाता है कि उसने सुबह से लेकर अब तक क्या किया है, जिसके बारे में सुनते ही नागरवाला तेजी तेजी से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब बकवास है। तो यहाँ पर यह बात भी देखने की जरूरत है कि वो यहाँ पारसी धर्मशाला के अंदर अपने आप को कन्विक्ट नहीं मान रहा है। लेकिन कमाल की बात तो तब होती है जब बाकी पुलिस वालों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है और नागरवाला को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। तब नागरवाला बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बिहेव करता है। तब नागरवाला अंदर जाकर जब वीपी मल्होत्रा को देखता है तो वो कहता है कि ये पूरी तरह से निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है। और नागरवाला पुलिस के सामने अपने स्टेटमेंट में ये बातें मेंशन करता है कि किस तरीके से उसने ही ये सारा स्कैम एग्जीक्यूट किया है, उसके साथ और कोई नहीं था, और धीरे धीरे हर एक बात से वो खुलासा करने लगता है। दोस्तों, इस पूरी इंफॉर्मेशन में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपको लगता है कि इस तरह से अभी तक किसी ने भी इंफॉर्मेशन को डिस्बर्स नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक कर दें, इसे सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसमें नए हैं, और उन दोस्तों तक शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सस्पिशियस बातें हैं, कुछ सस्पिशियस सवाल हैं जो नागरवाला के बारे में उठते हैं जब वो पारसी धर्मशाला की तरफ आया था। जब नागरवाला आया था तब उसके हाथ में एक स्कूटर का टायर था जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। उस टायर ट्यूब के अंदर पुलिस को नकदी मिली थी, वो भी 30,000 रुपए कैश की। 30,000 रुपए कैश उस जमाने में छोटा अमाउंट नहीं होता था। हालांकि शुरुआती दौर में नागरवाला कहता है कि इस पूरे स्कैम को एग्जीक्यूट करने का ये उसका हिस्सा है, बाकी हिस्सा बाकी लोगों के पास है। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि बाद में जो रकम है बैंक से फ्रॉड की गई वो अलग से बरामद होती है, जिसमें से 30,000 का कोई कनेक्शन नहीं निकलता है। दोस्तों, जब पुलिस नागरवाला को इंटरोगेट कर रही होती है तो एक एक बात को बताते हुए नागरवाला कहता है कि पीएन हस्कर की आवाज हो या फिर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की आवाज हो, वो नागरवाला ने ही मिमिक करी थी, और वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिशियल्स को वो आवाजें मिमिक कर कर भी सुनाता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद नागरवाला अकेले ही इस पूरे स्कैम को एग्जीक्यूट कर रहा था और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं था। अब यहाँ पर भले ही नागरवाला पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसने कैश की लोकेशन अभी तक नहीं बताई थी। यहाँ पर पुलिस भी एक चाल चलती है, गुड कॉप वर्सेस बैड कॉप खेला जाता है। नागरवाला के साथ अलग अलग पुलिस ऑफिशियल्स अलग तरह से बर्ताव करते हैं। एक पुलिस ऑफिशियल अच्छी तरीके से उनसे पूछता है कि पैसा कहाँ है, क्या डिटेल्स आपको पता है, आपकी सजा कम हो जाएगी। वहीं दूसरा पुलिस ऑफिशियल काफी बदतमीजी करता है, उन्हें डराता धमकाता है, जो नागरवाला को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और ये टेक्निक काफी हद तक काम भी कर जाती है। नागरवाला कैश के बारे में बताने को राजी हो जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है। वो शर्त ये थी कि उसके जितने भी दोस्त हैं जहां पर वो गया था कैश रखवाने के लिए, या फिर जहां पर उसने कैश रखवाया है, या फिर जहां से वैक्सीन बैग लिया है, उन सबको नागरवाला के इस कृत्य के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। और पुलिस ऑफिशियल्स सादे कपड़ों में उसके साथ जाएंगे और वो पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। पुलिस उसकी बात मान लेती है और रात के 10 बजे नागरवाला पुलिस वालों को लेकर जाता है कैप्टन नासिर के घर, जहां पर उसने बैग के अंदर कैश रखवाया था, जो नासिर ने अपने बेडरूम के बेड के नीचे रख दिया था। रात के 10 बज रहे थे, नागरवाला पहुंचता है कैप्टन नासिर के घर। वहां पर वो आवाज लगाता है। कैप्टन नासिर अपनी छत पर सो रहे थे। आवाज सुनते ही वो नीचे आते हैं। नागरवाला उनसे कहता है
कि मैंने आपको जो बैग दिया है वो इन टूरिस्ट का है। जो उसके साथ वाले पुलिस ऑफिसर खड़े थे उनकी तरफ वो इशारा करता है और वो बैग मुझे आप वापस कर दीजिए। कैप्टन नासिर वो बैग वापस करते हैं। पुलिस उस कैश को काउंट करने की कोशिश करती है। पता चलता है कि उसमें से 5,700 रुपए कम है। तो यहां पर एक बार फिर से ये सर्कल आपको कंप्लीट करना है। याद है मैंने आपको बताया था कि टायर ट्यूब से 30,000 रुपए कैश निकला था और इस पूरे अमाउंट से 60 लाख रुपए से जो पुलिस ने काउंट किए थे उस बैग से सिर्फ 5,700 रुपए कम थे। तो यहां सवाल ये भी उठता है कि बाकी का जो पैसा है ये कहां से आया। इसके अलावा 5,700 रुपए में कुछ ऐसा अमाउंट था जो कैप्टन नासिर को नागरवाला ने दे दिया था, जो उसने पहले कभी उधार लिया था। तो इससे ये बात भी खड़ी होती है कि नागरवाला के पास जब पैसों की किल्लत थी तो उसके पास 30,000 रुपए का कैश कहां से आया, जिसके बारे में कोई जानकारी आगे भी नहीं लगती है। अब वापस से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस काफी खुश दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि दिन भर में हुए जिस स्कैम को लेकर वो परेशान थे वो एक दिन के अंदर ही सॉल्व हो गया, कुछ घंटों में ही सॉल्व हो गया। यहाँ पर चोरी की गई रकम भी बरामद हो गई, साथ ही में फ्रॉडुलेंट को भी पकड़ लिया गया। उसने अपना स्टेटमेंट भी पुलिस को रजिस्टर करा दिया है, उसने अपना कन्विक्शन भी मान लिया है। लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी नहीं थी, अब तो कहानी शुरू होने वाली थी। नागरवाला पुलिस वालों को बताता है कि उसका पूरा जो मोटिव था इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने का वो बस इतना ही था कि बांग्लादेश के इश्यू को उठाया जाए और इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री को जानकारी लग सके कि लोग क्या चाहते हैं। नागरवाला इसीलिए कहता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर और उनके सेक्रेटरी का नाम का यूज किया ताकि प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचे और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर देश की सरकार कोई एक्शन ले। यहाँ पर जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस भी समझ जाती है कि लगभग केस इतना ही है, इस शख्स के पास क्राइम करने का कोई दूसरा मोटिव नहीं है। नागरवाला ये भी कहता है कि मैंने पल पल पर सारे सबूतों को छोड़ा ताकि पुलिस उसे कैप्चर कर सके और इन बातों का खुलासा हो सके। हालांकि रेड्डी कमीशन इन बातों को कैटेगोरिकली मेंशन करती है कि किस तरह से नागरवाला की ये जो बातें थी कि वो बांग्लादेश के लिए कोई बड़ा काम करना चाहता था, उसकी इंटेंशन ये थी कि पुलिस को सबूत मिले, ये पूरी तरह से सच साबित नहीं होता है। यानी कि नागरवाला ने झूठ बोला है। यहां तक कि रेड्डी कमीशन ये भी कहती है कि उसका जो स्टेटमेंट है ये काफी हद तक मैनिपुलेटेड है, जो शायद उसने अपनी मर्जी से नहीं दिया है। और अब दोस्तों पुलिस इंटरोगेशन के बाद नागरवाला को कोर्ट में पेश किया जाना था। कोर्ट के अंदर भी नागरवाला सेम स्टेटमेंट देता है जो उसने पुलिस के साथ रिकॉर्ड करवाया था। नागरवाला बताता है कि एक बार उसने बैंक विजिट किया था जहां से होक्स कॉल का आइडिया उसके मन में आया। बीपी मल्होत्रा का नंबर उसको एक डायरेक्टरी से मिला, उस डायरेक्टरी से नंबर लेकर उसने पास के टेलीफोन बूथ से कॉल किया और पीएम इंदिरा गांधी और उनके सेक्रेटरी की आवाज खुद मिमिक करते हुए 60 लाख रुपए की डिमांड की। ये सारी बातें नागरवाला ने बताई और ये भी बताया कि किस तरह से उनकी मंशा किसी को धोखा देना, किसी तरह का फ्रॉड करना नहीं था, बल्कि वो बांग्लादेश के विषय को उठाना चाहते थे। कोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस दौर में काफी दंगे हुए थे जिससे उनका दिल काफी दुखा था और अब वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं आगे चलकर और ज्यादा ऐसे दंगे भड़के। इसी के चलते वो इस विषय को उठाना चाहते थे। ये सारी बातें नागरवाला मेंशन करके कहते हैं कि इस विषय को देखना चाहिए और मुझे कम से कम सजा सुनानी चाहिए। हालांकि कोर्ट अपने हिसाब से फंक्शन करती है और इस पूरे मैटर का संज्ञान लेने के बाद कोर्ट से नागरवाला को 2 साल की कैद बामशक्कत दी जाती है। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि उस दौरान में यानी कि 1971 के दौर में 2 तरह की सेल्स होती थी, एक क्लास बी और एक क्लास सी। क्लास बी फॉर बेटर प्रिजनर्स एंड क्लास सी फॉर कॉमन प्रिजनर्स। क्लास बी में वो प्रिजनर्स रखे जाते थे जो रसूखदार थे, पॉलिटिशियंस थे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर जिनका नाम था। क्लास सी में कॉमन प्रिजनर्स को रखा जाता था जहां पर उन्हें लेबर भी करना पड़ता था और नागरवाला को क्लास सी प्रिजनर्स की कैटेगरी में रखा गया था, जिससे नागरवाला बिल्कुल भी खुश नहीं थे। नागरवाला को क्लास सी प्रिजनर के तौर पे काफी फिजिकल लेबर करना पड़ता था, कारपेंट्री में काम करना पड़ता था और इसी दौरान जेल के अंदर भी कुछ इनमेट्स उनके दोस्त बन गए थे, जिसमें से एक थे मोहिंदर कुमार शास्त्री और दूसरे थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह और मोहिंदर कुमार शास्त्री से नागरवाला की अच्छी जान पहचान हो गई थी और दोनों को ही नागरवाला ने अपने केस की अलग अलग कहानी बताई थी। शास्त्री को नागरवाला ने बताया कि वो एक सीक्रेट एजेंट है जो इंदिरा गांधी के लिए काम करते हैं और जो पैसा उन्होंने बैंक से निकलवाया था वो पैसा और किसी के लिए नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के काम से दिया जाना था।
वहीं पर राजेंद्र सिंह को उन्होंने वही स्टेटमेंट दिया जो उन्होंने कोर्ट में कबूला था और जो उन्होंने पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया था। यहां पर ये जो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये भी काफी सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि मोहिंदर कुमार शास्त्री ने नागरवाला की जेल के अंदर काफी मदद करने की कोशिश भी की और शास्त्री ने उनकी मुलाकात राजेंद्र कुमार महेश्वरी से करवाई जो कि एक जाने माने वकील थे और उनसे कहा गया कि आप नागरवाला की सजा को कम करवाइए। हालांकि उनकी फीस देने भर के पैसे नागरवाला के पास उस दौरान नहीं थे, लेकिन कैसे तैसे काम बन जाता है। महेश्वरी ने रेड्डी कमीशन के सामने अपने स्टेटमेंट में यह बात एक्सेप्ट करी है कि नागरवाला को जेल के अंदर जो सजा दी जा रही थी ये बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसीलिए महेश्वरी कोशिश कर रहे थे कि नागरवाला की सजा को भी कम करवाया जा सके। साथ ही में इस केस में इन्वॉल्व वीपी मल्होत्रा जो कि बैंक कैशियर थे, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा था, लेकिन 2 हफ्ते की जेल के बाद उन्हें बेल मिल जाती है। यहां तक कि ये बात भी सामने आती है कि वीपी मल्होत्रा को बाद में किसी भी बैंक में जॉब नहीं मिलती है और इसी दौरान वो एक कंपनी में जॉब करते हैं जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी थे। उस कंपनी का नाम था मारुति। और इधर नागरवाला कोशिश कर रहे थे कि जेल के अंदर उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसमें कुछ सुधार लाया जा सके। नागरवाला अपने लेटर्स में बताते हैं कि किस तरह से सीआईडी ऑफिशियल्स हो या जेल के अदर इनमेट्स हो, वो उन्हें शक की नजर से देखते हैं कि वो पीएम इंदिरा गांधी के कोई खुफिया एजेंट है। साथ ही में वो ये भी लिखते हैं कि उनका व्यवहार नागरवाला के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे इनमेट्स और बहुत सारे ऑफिशियल्स पीएम इंदिरा गांधी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कहते हैं जो नागरवाला को पसंद नहीं आता। खास बात यह है कि ये लेटर्स और किसी को नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी उषा भागत को लिखे जा रहे थे। इन लेटर्स की भाषा ऐसी थी जिससे लगता था कि नागरवाला उषा भागत और इंदिरा गांधी को काफी करीब से जानते हैं। इन लेटर्स में वो डियर लेडी कहकर प्रधानमंत्री को एड्रेस करते थे और वो ये भी कहते थे कि जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। इन लेटर्स से ये अंदाजा भी लगाया जाता है कि शायद नागरवाला प्रधानमंत्री और उनकी सेक्रेटरी को बहुत पहले से जानते थे। हालांकि रेड्डी कमीशन के सामने उषा भागत ने एक्सेप्ट किया है कि वो नागरवाला को 1967 में हुए वियतनाम वॉर के दौर में जानती थी, जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी पीएम इंदिरा गांधी से कि वियतनाम वॉर पे कुछ किया जाना चाहिए। उस दौर में उषा भागत की पहचान नागरवाला से हुई थी। तो ये सारी बातें भी सामने आती हैं जो काफी कॉन्ट्रडिक्टरी लगती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेड्डी कमीशन के सामने साफ साफ इनकार किया है कि उनकी कोई पहले की पहचान थी नागरवाला से। यहां पर पीएम इंदिरा गांधी तो ये भी कहती हैं कि नागरवाला केस में भी उन्होंने ज्यादा कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। 7 दिसंबर 1971 में नागरवाला एक और लेटर पीएम इंदिरा गांधी के लिए लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो देश के एक्टिव तरीके से काफी खुश हैं जो बांग्लादेश के इंस्टेंस पे भारत ने लिया है। उस दौर में भारत बांग्लादेश को आजाद करने के लिए अपनी सेनाओं को भेज चुका था और नागरवाला इस लेटर में लिखते हैं कि देश में इस वक्त युद्ध के दौरान इमरजेंसी लगी हुई है और मैं चाहता हूं कि आप इस इमरजेंसी के दौरान मुझे आजाद करें ताकि मैं बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप्स में जाकर लोगों की मदद कर सकूं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो वापस जेल आना स्वीकार करूंगा। मेरी कोशिश बस बांग्लादेश के साथ सिंपैथाइज करने की ही है। हालांकि इस लेटर का भी कोई जवाब नहीं आता और बांग्लादेश के इशू पर भी नागरवाला को कोई रियायत नहीं दी जाती। दोस्तों ये बात सच है कि नागरवाला जेल से बाहर आना चाहता था, लेकिन यह बात भी सच है कि नागरवाला को डर था कि अगर वो जेल से बाहर आता है तो प्रधानमंत्री के लोग उनकी जान ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, उन्हें यह भी लगता था कि शायद जेल के अंदर उनकी जान सुरक्षित है। यहां पर एक इंसिडेंट को मैं कोट करना चाहूंगा। याद करिए ब्राइट इंस्पेक्टर डीके कश्यप के बारे में। डीके कश्यप जो इस पूरे केस के ब्राइट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनकी जान भी अकस्मात चली जाती है। 20 नवंबर 1971 में उनका एक रोड एक्सीडेंट होता है जिसके चलते उनकी जान चली जाती है और इस पर भी बहुत सारी थ्योरीज रन होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद डीके कश्यप इस केस में ऐसा कुछ जानते थे जिसके चलते उनकी जान ले ली गई। वहीं कुछ लोग एग्री कर रहे थे कि शायद ये सिर्फ एक हादसा ही था जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताना नहीं चाहिए। लेकिन नागरवाला को इस केस के बारे में भी पता था और इसलिए भी नागरवाला जेल के बाहर नहीं आना चाहता था। अब धीरे धीरे समय बीतता है, नागरवाला की तबीयत भी नासाज रहने लगती है। 10 जनवरी 1972 को नागरवाला के सीने में भी तेज दर्द उठता है। लोग समझ जाते हैं कि अब नागरवाला शायद ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, क्योंकि उन्हें दिल की बीमारी हो चुकी थी और हॉस्पिटल में उनका रेगुलर चेकअप के साथ उनका इलाज चल रहा था। उन्हें कुछ रेगुलर दवाइयां दी जाती थी। उनका ख्याल रखने के लिए उनकी माँ गूलबाई भी उनके पास आ गई थी। उनकी माँ गूलबाई को उनकी हालत देखी नहीं जाती थी, इसीलिए उनकी माँ ने भी कुछ लेटर्स लिखे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को।
ताकि नागरवाला की सेहत पर ध्यान दिया जा सके और उनके बेटे को सजा में राहत दी जा सके। लेकिन इसका भी कोई बड़ा परिणाम निकल कर नहीं आता है और 2 मार्च 1972 की तारीख वो तारीख बनती है जो नागरवाला के लिए सबसे बड़ा जजमेंट डे था। नागरवाला अपने हॉस्पिटल के बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे, अपनी दवाइयां लेते हैं, अपना नाश्ता करते हैं और उनकी माँ गुलबाई भी पास में ही थी। अचानक से नागरवाला कोलैप्स कर जाते हैं और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। मेडिकल क्लेम यही होता है कि उनकी डेथ पूरी तरह से नेचुरल है और इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नागरवाला की डेथ के बाद उनके दोस्त याद करते हैं कि किस तरह से उनके दोस्त को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा शौक था। एक कार्ड्स खेलने का, दूसरा हॉर्स राइडिंग का और तीसरा पैसे उधार मांगने का। नागरवाला की डेथ के बाद जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई। बहुत से लोगों ने कहा कि शायद खुद गवर्नमेंट ने किसी अपने काम के चलते नागरवाला को मरवा दिया। वहीं पर एक और सवाल खड़ा हो रहा था कि चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डीके कश्यप की भी इसी ही दौरान मौत हो चुकी थी, तो क्या इसमें कोई कनेक्शन था? डीके कश्यप और नागरवाला भी एक दूसरे से भिन्न नहीं थे, क्योंकि इस केस में वो बहुत ही ज्यादा मेन कंपोनेंट्स थे, मेन कैरेक्टर्स थे। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। धीरे धीरे समय बदलता है। 1977 का दौर आता है जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है और तब इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी पहले की, उनके किए कामों पर एक इंक्वायरी बैठती है जिसे नाम दिया जाता है रेड्डी कमीशन। रेड्डी कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि इंदिरा गांधी के दौर में किए गए फैसलों पर उन्हें जांच करनी है। उस टेन्योर के दौरान जो काम हुए, जो फैसले लिए गए और जिस तरह की एक्टिविटीज हुई, उन सब की जांच रेड्डी कमीशन के हाथ में थी। इसमें ही नागरवाला केस भी इंक्लूडेड था और इसीलिए रेड्डी कमीशन ने भी कुछ ऐसे सवाल छोड़े हुए हैं जो अब तक अनआंसर्ड हैं और बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस भी हैं। चलिए बात करते हैं रेड्डी कमीशन की इंक्वायरीज के बारे में। रेड्डी कमीशन की फाइंडिंग्स में जो सबसे जरूरी बात सामने आती है वो पहली बात यही रहती है कि नागरवाला का जो स्टेटमेंट है पुलिस के सामने, ये मैनिपुलेटेड है। यानी कि पुलिस ने जोर देकर नागरवाला से वो स्टेटमेंट करवाया है और वो नेचुरल स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर ये बातें भी मेंशन की गई कि नागरवाला को लालच दिया गया कि अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो उनकी सजा में उन्हें आराम मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैटर का एक और एंगल है जिसकी तलाश पुलिस ने नहीं की। यहाँ पर ये बातें भी मेंशन की गई हैं कि किस तरह से पुलिस का पूरा फोकस सिर्फ पैसा रिकवर करने पर ही था और सच्चाई को जानने पर कोई फोकस नहीं था। इसलिए भी पुलिस ने बहुत हैज़ार्ड मैनर में ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड की है। और साथ ही में रेड्डी कमीशन ने इस बात को भी मेंशन किया है कि 24 मई को मल्होत्रा के पास जो कॉल आया था ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं आया था, जिसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और उनकी सेक्रेटरी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनकी तरफ से कॉल नहीं गया था। लेकिन एक और गौर करने वाली बात यह है कि रेड्डी कमीशन कहता है कि नागरवाला किसी की वॉइस मिमिक नहीं कर सकता था और एक महिला की वॉइस तो बिल्कुल मिमिक नहीं कर सकता था, जिसका सीधा कंक्लूजन यही निकलता है कि मल्होत्रा के पास 24 मई को जो कॉल आया था वो किसी तीसरे शख्स ने किया था जिसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं लगी है। साथ ही में यहां मेंशन किया गया है कि बैंक की काफी हद तक नासमझी की वजह से ही ये फ्रॉड एग्जीक्यूट हुआ। बैंक्स के ऊपर रेड्डी कमीशन काफी जिम्मेदारी डालता है और कहता है कि यहां पर किसी सीनियर अथॉरिटी से कंसल्ट करना चाहिए इतना बड़ा अमाउंट निकालने से पहले। इसीलिए बैंक्स अधिकारियों पर भी सवाल उठता है। रेड्डी कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर भी सवाल उठाए थे। रेड्डी कमीशन ने इस बात को माना कि भले ही इंदिरा गांधी और उनके सेक्रेटरी की तरफ से मल्होत्रा को कॉल नहीं गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस पूरे केस पर अपनी नजर बनाए हुई थी। जब प्राइम मिनिस्टर से रेड्डी कमीशन ने इंटरोगेट किया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस केस में उन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करने के बाद पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में प्राइम मिनिस्टर का पूरा इंटरेस्ट था, हर एक पल की वो नजर रखती थी। यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे संजय गांधी से रिलेटेड कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो अब तक सामने नहीं आए, यानी कि लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से भी इस केस में किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सका। नागरवाला का ये जो क्लेम था कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को विजिट किया था, उसके बाद उसके मन में हॉक्स कॉल का आइडिया आया था, ये भी रेड्डी कमीशन ने पूरी तरह से रबिश बताया है। रेड्डी कमीशन का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नागरवाला का कोई अकाउंट ही नहीं था तो उसने बैंक को विजिट ही क्यों किया था। साथ ही में रेड्डी कमीशन इस बात से भी पूरी तरह से अग्री नहीं करता है कि ये सडन प्लान था, यानी कि इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं हुई थी। रेड्डी कमीशन का कहना है कि इसे वेल ओरिएंटेड तरीके से प्लान किया गया था जिसकी डिटेल्स पुलिस को नहीं बताई गई हैं।
साथ ही में ये भी बातें निकलकर सामने आती हैं कि इस केस से जुड़ी ज्यादातर जो एविडेंसेस थे वो अचानक से जहां रखे थे आग के हवाले हो जाते हैं। वहां पर एक अचानक से सडन फायर एरप्ट करती है जहां पर बहुत सारे केसेस के एविडेंसेस तबाह हो जाते हैं और इसमें नागरवाला केस के एविडेंसेस भी शामिल थे, जिसकी वजह से काफी सबूत कमीशन के हाथ में लग ही नहीं पाते हैं। इसके लिए भी पुलिस अधिकारियों को काफी हद तक क्रिटिसाइज किया गया है कि उन्होंने इस केस के एविडेंसेस का सही से ख्याल नहीं रखा। ये भी काफी सस्पिशियस है। नागरवाला के बारे में ये बातें भी रेड्डी कमीशन ने मेंशन करी कि नागरवाला की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जेनेट स्पियर्स। जेनेट स्पियर्स यूएस एम्बेसी में कॉल करती थी और आप याद रखिए कि डी कश्यप ने जब नागरवाला का रूम खंगाला था तो वहां पर अमेरिकन कल्चरल सेंटर से उसके लिंक्स मिले थे। और यहाँ बहुत से लोगों ने कंक्लूड किया है, बहुत से अखबारों ने इन बातों को मेंशन किया है कि हो सकता है कि नागरवाला एक यूएस का एजेंट था जो कि CIA एजेंट के तौर पे जाना जाता था, जिसके बारे में शायद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी जानती थी। यहाँ पर इन बातों को भी मेंशन किया गया कि जेनेट स्पियर्स किस हद तक नागरवाला से प्यार में थी। ये भी बताया गया कि नागरवाला के पास जब कोई काम नहीं था वो फिर भी दिल्ली कैपिटल में घुमा करते थे। यहाँ तक कि जेनेट स्पियर्स ने यूएस के अंदर बरियल ग्राउंड्स भी परचेज किए थे ताकि डेथ के बाद दोनों को साइड बाय साइड बरी किया जा सके और उन्हें कोई सेपरेट ना कर सके। नागरवाला केस में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? नागरवाला को जाना जाता था जो पैसे उधार मांगता था, उसके पास खुद पैसों की किल्लत रहती थी। लेकिन 1966 से लेकर 1967 के बीच में उसके ओवरसीज बैंक अकाउंट्स में हजारों डॉलर और यूरोस के ट्रांजैक्शन हुए हैं। उसने खुद चेक्स इशू किए हैं दूसरे पर्सन्स के अकाउंट पे। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उसके खुद के अकाउंट पे हजारों यूरोस और डॉलर के ट्रांजैक्शन हो रहे थे जब वो दूसरों से उधार मांग रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारी बातें भी सवालों के घेरे में खड़ी करती है इस पूरे केस को और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन और पूरे केस के बारे में किस तरह से ये कंक्लूड होता है? क्या आपको यहाँ पर कोई गुत्थी दिखती है जिसे सुलझाया जा सकता है? फिलहाल यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहीं खत्म नहीं होते हैं। इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमने कोशिश की है कि आप तक बिना किसी बायस बताया जाए ताकि आप डिसाइड कर सकें कि क्या इस केस में सच में जस्टिस हुआ है या नहीं। आप इसे डिसाइड कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बड़े बड़े केसेस से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और आप तक एजुकेशनल स्टफ और ऐसा ही कंटेंट लेकर आते रहेंगे। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में, जहां पर रेगुलर क्विज़ेस और रेगुलर करंट अफेयर्स पोस्ट किए जाते हैं, जिनकी मदद से आप डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में अवेयर होते रहेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलेंगे किसी और बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।